नहीं साहब, बहुत बहुत स्वागत आपका पांचजन के इस सागर मंथन कार्यक्रम में। आप उत्तरी गोवा से आते हैं और 1999 से आप हैं और आज हम इस कार्यक्रम के जरिए अटल बिहारी वाजपेयी जी को भी याद कर रहे हैं। 1999 में आप पहली बार लोकसभा पहुंचे और ये वो काल भी था जबकि अटल जी देश के प्रधानमंत्री थे। मेरा पहला सवाल यही होता है कि आपके पास जो जिम्मेदारियां रही हैं 2014 से, हम उस पर तो बात करें, लेकिन अटल जी के साथ आपका जो भी संवाद रहा एक प्रधानमंत्री के तौर पर, एक प्रशासक के तौर पर, आप कैसे देखते हैं उसको? सबसे पहले मैं पांचजन का आभार व्यक्त करता हूं और बधाई भी देता हूं कि आपने इस कार्यक्रम को गोवा में रखा, मेरे राज्य में रखा और इस राजनीतिक मंथन को, सामाजिक मंथन को जी समाज के सामने, गोवा वालों के सामने पेश करने का एक मौका आपने और सुनने का मौका आपने सबको दिया, इसलिए मैं सबसे पहले आपका धन्यवाद देता हूं। अटल जी के बारे में कितना कहे उतना मेरे ख्याल से वो कभी कम है, पूरा नहीं होगा। जब मुझे भारतीय जनता पार्टी का काम दिया, मैं तो का स्वयंसेवक संघ का काम कर रहा था। तो जब मैं तालुका संघ चालक बना, जो पणजी हमारी कैपिटल सिटी है वहां का, उस तहसील का मैं संघ चालक बना और एक दिन अचानक मुझे कहा कि आपसे कल से भारतीय जनता पार्टी का काम करना है। हम कभी सोचा नहीं था कि राजनीति में जाए। फिर वरिष्ठ की आज्ञा थी, वो आज्ञा का पालन तो करना ही था। जब मैं संघ का काम कर रहा था उस वक्त जब अटल जी गोवा में आते थे भारतीय जनता पार्टी के काम के लिए, तभी हम सबको जिम्मेदारी दी जाती थी कुछ ना कुछ। मुझे तो जिम्मेदारी थी जब अटल जी आए जाने तक उनके साथ रहना, उनकी सिक्योरिटी देखना। अच्छा। और एकदम नजदीक से वार्तालाप करने का, पार्टी में आने से पहले भी वार्तालाप करने का मौका मिला। और सचमुच ये जो नेतृत्व था, इस नेतृत्व को हम एकदम दिल से मान लिया और इसके बाद में काम करते करते पार्टी की जिम्मेदारी आ गई। पहले मैं जनरल सेक्रेटरी बना गोवा में 1988 में। उसके बाद में संगठन का काम करते करते यहाँ का राज्य का अध्यक्ष भी बना, गोवा राज्य का। और 99 में मुझे कहा गया कि आपने पार्लियामेंट्री सीट लड़ना है, वो भी मान लिया। और मैं बहुत गोवा के लोगों का आभारी हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने जो कुछ काम किया और एक चंद ही सालों में भारतीय जनता पार्टी को पहले 4 विधायक चुन के उन्होंने दे दिए, उसके बाद में 10 हुए, उसके बाद में 18 हुए। तो इतिहास अब हम सब लोग जानते हैं। कहने का मतलब है कि 99 में मुझे जब कहा कि पार्लियामेंट सीट लड़ना है तो लड़ लिया। और जिस तरह से अटल जी, हमारे अन्य नेता अडवाणी जी, जोशी जी, इतर सब नेता, प्रमोद जी, मुंडे जी, प्रमोद महाजन जी, ये सब ने जिस तरह से कुछ जोर लगाया था, उन्होंने हमको जो कुछ काम की सीख दी थी, उसके आधार पर 99 में हम पहली बार जीत के आए। और इतना नहीं, जीत आने के बाद दिल्ली गए। फिर भी जैसा मैंने कहा कि कभी हमने सोचा भी नहीं था, लेकिन दिल्ली जाने के बाद, सांसद होने के बाद भी उसी टर्म में मंत्री बनेंगे, ये भी कभी सोचा नहीं था। तो अटल जी ने हमें मंत्री भी बना दिया और पूरे टर्म में एक नहीं, एक बड़े बड़े एक के बाद ऐसे 5 मिनिस्ट्री, जो मंत्रालय जो है वो एक के बाद, अब से फाइनेंस तक, एग्रीकल्चर से फाइनेंस तक पहुंचा दिया। और उनका जो मार्गदर्शन मिला, उनके व्यवहार से जो हमें सीख मिली,
बहुत कुछ है, हम शब्दों में इसका वर्णन कर नहीं सकते। और आज जो भारतीय जनता पार्टी का जो गोवा में जो कुछ है, ये अटल जी की बदौलत है, ऐसा मैं एक शब्द में कह सकता हूँ। जहां भारतीय जनता पार्टी जहां हमें 99 में सीट जीती, उस सीट एक बार कोई आया तो दूसरी बार कभी आया नहीं, इसकी हिस्ट्री है। लेकिन आज तक मैं 99 से अटल जी के आशीर्वाद से, बाकी सभी नेताओं के आशीर्वाद से आज तक मैं 5वीं बार चुन के आया हूँ कंटिन्यूअस, और ज्यादा से ज्यादा वोट लेके यहाँ की जनता ने हमें चुन के दिया है। ये कैसे हुआ, क्या हुआ? ये जो अटल जी की जो सीख थी, हर इसमें जो सीख थी कि किस तरह से राजनीति में हमें क्या करना है। राजनीति ये हमारा ऊपर का है, लेकिन समाज को किस तरह से बदलना है, समाज में किस तरह से रहना है, ये जो उन्होंने जो अपने इससे सिखाया, सभी के ओर से सिखा दिया। यही तो कारण है कि आज गोवा में भारतीय जनता पार्टी एक अपना पूरा ताकत जमा के आज खड़ी है। इन बीच में जो कुछ छोटी मोटी बातें होती थी, आपने पूछा किस तरह से संवाद होता, तो संवाद में तो अटल जी एकदम अग्रेसर थे। संवाद में तो कुछ भी छोटा भी काम हो, हम तो छोटे मंत्री थे, मैं एक राज्य मंत्री था। मैं आपको एक उदाहरण बनाऊंगा कि जब मैं एग्रीकल्चर में था, तब मुझे एक बार मैं गोवा आया था सैटरडे को, तो फोन आ गया, अटल जी का फोन आ गया। मुझे वो गोवा नरेश कहते थे, फोन आ गया, मैं इसे मैं समझ गया अटल जी का फोन है। आने के बाद बोला कैसे है आप, कैसा चल रहा है मंत्रालय? बोला ठीक है। नहीं, बोले डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी कहते हैं कि आपको उनके साथ जाना है, एचआरडी में जाओ। तो एचआरडी मिनिस्टर थे। क्या कहना है आपका? ये मुझे पूछने की कुछ जरूरत नहीं थी ना, वो एक ही इसमें से कर सकते थे, आप जाओ वहां। लेकिन जो आपस में जो रिलेशन जो ये रखने का जो उनका एक जो ये था, ये बहुत अजीब था। और बोला क्या चाहते हैं आप जाना चाहते हैं? बोला अटल जी मैं है वहां, थोड़ा सा मुझे काम है एग्रीकल्चर में, बोला आगे जा रहा हूँ, कुछ प्रोजेक्ट किए हैं, नए प्रोजेक्ट किए, मुझे यहाँ ही रहने दो। ऐसा बोलने के बाद मुझे वहां ही रखा दिया। और इस तरह से एक छोटी छोटी बातों भी सबको साथ लेके, सबको बराबर लेके ये चलते थे। और यही तो उनका आदर्श दो आज है, तो हम भी उसी आदर्श पे आगे चले। एक चीज और कही जाती है नाइक साहब की, उन्होंने अपने जो टेन्योर में एक तो बड़ा सबको साथ लेकर चलने की बात आप कह रहे हैं, दल बहुत से थे, जो राजग की सरकार थी उनमें बहुत से सहयोगी थे जिनकी अपनी अपनी डिमांड्स होती थी। ऐसे में बहुत से काम उनके उस दौरान रहे, जैसे सड़क को लेकर है, अभी आपके पास बहुत से मंत्रालय हैं, पर्यटन है, और गोवा से ये हैं आप, और पर्यटन का भी काम आपके पास है, सड़क है, जहाजरानी है, ये बहुत से काम अटल जी के टाइम पर भी हुए थे। वो क्या सोच थी या क्या दबाव था? आपने नजदीक से देखा होगा कि विकास का काम रखना है, देश को पहले रखना है, राष्ट्रीय राजमार्गों को बनाना है, इस तरह के काम को, ये क्या सोच थी उनकी और क्या चुनौतियां थी उस दौरान? सही बात है, राजनीति किसके लिए है, इसकी परिभाषा ये तो है। जो आज हम पिछड़े हुए हैं, क्यों पिछड़े हुए हैं? कि जिस तरह से विकास देश का होना चाहिए था वो हुआ नहीं, ये कहते थे। और इसलिए विकास को लेकर हमें आगे जाना है, और इसलिए उन्होंने नई जो परियोजना शुरू उस वक्त की। मैंने जैसा रोड ट्रांसपोर्ट का आपने कह दिया, कहाँ रोड कहाँ थे? इतनी बड़ी हमारी ये थी, इतना बड़ा देश, लेकिन अमेरिका का एक ये है, आप तो जानते हैं, वो मैं नहीं कहता हूँ, लेकिन उस वक्त उन्होंने हाईवेज जो है पूरे देश में, नॉर्थ से साउथ तक, पूरब से पश्चिम तक, जो कॉरिडोर हो या गोल्डन क्वाड्रिलेटरल हो, ये 2 रास्ते की उसी टाइम में शुरुआत कर दी। और इसके आगे मैं भी थोड़ा सा आपको इसके बारे में कहूंगा कि देश का विकास, यदि देश का विकास हो तो ये सब बातें हमको पहले इंफ्रास्ट्रक्चर जो है देश का, वो बढ़ाने का काम हमें पूरा करना पड़ेगा। और इस तरह से वो सब के शिपिंग हो। मुझे पहले, मैं जब एग्रीकल्चर में था, मुझे जहां इस रास्ते का काम चल रहा था, वहां मिस्टर खंडूरी हमारे कैबिनेट मिनिस्टर थे वहां, और ये जो बड़े बड़े टेंडर निकलते थे,
तो एक उनके मन में क्या है मुझे पता नहीं था, लेकिन उस वक्त मुझे बोला गया आपको ये छोड़ के नेशनल हाईवे में जाना है, वहां रास्ता बड़े बड़े ये होते हैं, उसको आपको वहां काम करना है। मुझे वहां शिफ्ट कर दिया। कहने का मतलब एक आदमी की परख उनको थी, किस आदमी को कहाँ लगाना है। वो जो मैनेजमेंट था वो अच्छी तरह उन्होंने किया, और मैंने एक साल भर वहीं भी नेशनल हाईवे में काम किया। और इनकी सोच यही थी कि जब तक हम अच्छी तरह विकास देश का नहीं कर पाएंगे तब तक हम आगे नहीं बढ़ेंगे। इसलिए नए नए प्रोजेक्ट ये सब प्रोजेक्ट उन्होंने उस वक्त में शुरू किए थे। इसका आज हम रिजल्ट देख रहे हैं। आज पूरा नेटवर्क सभी जगह था, जो सागरमाला हो, पोर्ट का डेवलपमेंट हो, रास्ते का डेवलपमेंट हो, सभी तरह का डेवलपमेंट उन्होंने वो नींव डाली थी। आज उसका घर या ये देख रहे हैं, बिल्डिंग देख रहे हैं। एक चीज और मैं आपसे ये कि इस सरकार ने भी जोर दिया है, और उस समय भी था कि पर्यटन को लेकर, धार्मिक पर्यटन को लेकर भी जोर था, वैसे पर्यटन को। आप गोवा से भी आते हैं, इस दौरान क्या कुछ आपने परिवर्तन देखा और क्या कुछ योजनाएं आगे समय में हैं सरकार? या सभी मंत्रालय में उन्होंने एक नई जान डाली हुई थी, किस तरह से मंत्रालय ने काम करना है, हमें कहाँ तक पहुंचना है, देश का यदि उद्धार हो या विकास जैसा हम कहते हैं वो विकास हो, तो ये बातें करनी है। और आज जो हम कई स्कीम देख रहे थे, उन्होंने सर्किट बना दिए। रामायण सर्किट हो, महाभारत सर्किट हो, बुद्धा सर्किट हो, अंबेडकर सर्किट हो, ये आइडिया तो उनकी थी, उस वक्त क्या आइडिया थी। इसका इम्प्लीमेंटेशन आज मोदी सरकार कर रही है। और इसलिए कि सबको जोड़ना, हमारी संस्कृति को जोड़ना, आध्यात्म को जोड़ना, इस तरह के देश का जब टूरिज्म बढ़ेगा, पर्यटन बढ़ेगा, तभी तो कुछ आर्थिक हमारी स्थिति भी मौजूद होगी। ऐसे इनके विचार थे। और इसी तरह से वो काम उसी वक्त शुरू हुआ था। आज वो काम आहिस्ता आहिस्ता पूरा हो रहा है। लेकिन उनकी सोच यही थी, जब हम पर्यटन को बढ़ावा देंगे तभी हमारा नाम इंटरनेशनली भी पूरे दुनिया में तो जाएगा, और हमें उसका फायदा भी मिलेगा, इकोनॉमिक हम स्ट्रांग हो जाएंगे। ये भी उनके कहने की भावना थी। कोविड को लेकर कुछ चुनौतियां थी उस दौरान, और उसके बाद अब चूंकि आप दोबारा से देखा जाए तो पर्यटन के हिसाब से देखा जाए तो क्या कुछ बदलाव देखा है पिछले 2-3 सालों में, और चैलेंजेस क्या थे उसमें? या जरूर जब पर्यटन आज जो स्थिति है, बहुत कुछ पर्यटन मंत्रालय ने आज तक किया हुआ है। आज जो हमारी स्वदेश दर्शन स्कीम है, जो इस तरह से जो टूरिज्म के कई स्थान है, गोवा जैसे हो या बाकी पूरे देश में जो कुछ स्थान है, वो उसका स्वदेश दर्शन स्कीम के जरिए उसका विकास, यानी वहाँ जो सभी सुविधा जो चाहिए, पर्यटकों को जो कुछ सुविधा चाहिए, जब तक वो सुविधा हम निर्माण नहीं करेंगे तब तक टूरिस्ट वहाँ आएंगे कैसे? एक बार आके वापस आने का नाम नहीं लेंगे। इसलिए इसी स्कीम के द्वारा ये सभी सुविधा उस स्थान पर देने की व्यवस्था की है। दूसरी जो एक प्रसाद स्कीम है, दूसरी स्कीम जो है, जो उसी के तरह जो एंशिएंट साइट है हमारी, जो ASI देखते हैं, वहां भी विकास करने का काम इस प्रसाद स्कीम के जरिए होती है। और जो आइकॉनिक साइट है, फोर्ट हो या ये भी हो, तो तीसरी स्कीम जो आइकॉनिक साइट का डेवलपमेंट, ये आज 1-2-3 ये चलते हैं। बाकी जो त्योहार होते हैं, मेले होते हैं, इसके लिए जो फाइनेंस करता है, इसी तरह हमारी संस्कृति बढ़ाने का जो काम है, तो इसी से इसके लिए भी उसका विकास हो और उनके लिए कुछ आर्थिक मदद हो, इस स्कीम में ऐसा सब कुछ किया हुआ है। और मुझे लगता है कि और भी बहुत कुछ करना है टूरिज्म के बारे में। जितना डेवलपमेंट होगा, इतना लोग फॉरेन टूरिस्ट हमारे देश में आएंगे, और इसी के वजह से देश की प्रगति होने में निश्चित तौर से मदद हो जाएगी। तो इन 2-3 स्कीम के जरिए आज टूरिज्म मिनिस्ट्री सभी राज्यों को, भला वो ओपोजिशन का हो, लेकिन सही तरीके से फंडिंग करके वहां इस तरह के स्कीम बना के वो स्कीम का इम्प्लीमेंटेशन करते हैं। आपने आयुष मंत्रालय भी संभाला, और आयुष मंत्रालय ने कोरोना में एक बड़ा मैं कहूंगा कि उसको एक संबल प्रदान किया, एक बड़ा मोराल दिया लोगों को, चीजों के कैसे लड़ें उसमें। उसको लेकर किस तरह की ग्रोथ देखते हैं आप आने वाले समय में, चाहे वो देश में एक ऑल्टरनेटिव मेडिसिन के तौर पर एक तरह से कहें कि लोगों तक पहुंचे वो चीज? सचमुच आयुष मंत्रालय अटल जी के काल से ही था, नाम के वास्ते था। आयुष एक हेल्थ मिनिस्ट्री का एक डिवीजन था, वहां कुछ 100 करोड़ का कुछ बजट था, उसमें से 50 करोड़ भी खर्च नहीं होते थे। जब जो ये तो अल्टरनेटिव मेडिसिन नाम के ही था, जब अटल जी आ गए उन्हें उसको आयुष नाम दे दिया।
इस मिनिस्ट्री को आयुष नाम दे दिया। और उसके बाद में आहिस्ता आहिस्ता काम चल रहा था। जब माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने जो अपना 2014 में जब कार्यभार संभाला, उस वक्त से उन्होंने, आपको पता है कि दिल्ली में एक जो इस साल वर्ल्ड आयुर्वेदा कांग्रेस हुई थी, उस तरफ से 2014 में दिल्ली में, वैसे ये 2-2 साल के बाद वो करते थे, लेकिन कोरोना के काल इसे तो थोड़ा सा लंबा चल गया। लेकिन आखिर जो परसों हो गई कि गए महीने में यहाँ जो वर्ल्ड आयुर्वेदा कांग्रेस हुई थी, जब वो कांग्रेस दिल्ली में हुई थी 2014 में, उन्होंने माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने घोषित कर दिया कि आयुष मंत्रालय वो हम अलग करेंगे। और जब आयुष मंत्रालय अलग किया, पहले तो आप जानते हैं कि योगा जो है वो पूरे दुनिया में वहां रिजोल्यूशन लेके, सबको पता है, उसका मैं दोहराता नहीं हूँ, लेकिन जिस तरह से वो योगा को पहुंचा दिया पूरे वर्ल्ड में, आज कम से कम 190 to 200 कंट्रीज हर दिन 21 जून को योगा करते हैं। पर खाली एक दिन के लिए नहीं, लेकिन ये योगा अभी पूरे वर्ल्ड में परमानेंट चल रहा है। तो ही भारत की जो सोच थी वही कि जो कुछ अच्छा हो हमारे पास, वो हमें सभी दुनिया को देने का जो हमारी परंपरा है, ये परंपरा को माननीय मोदी जी ने भी चला लिया है। और जब उन्होंने घोषित किया तब 6 महीने के अंदर उन्होंने नया आयुष मंत्रालय बनाया। मैं तो टूरिज्म में था, और जब मैं भाग्यशाली हूँ, जब आयुष बना दिया तो वो जिम्मेदारी मेरे पास दे दी, और कम से कम 7 साल से भी ज्यादा आयुष मंत्रालय में दो टर्म में मेरे पास था। और जो मौका मुझे मिला कि आयुष को जहां नहीं गया वहां पहुंचाने का काम, पूरे देश में पहुंचाने का काम जो है, और उन्हें खाली करके दिया नहीं, पर पूरी फाइनेंशियल ताकत दी, पूरा सपोर्ट दे दिया। और आज कम से कम हमने 120 के ऊपर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, हमने जो स्कीम निकाली कि हर डिस्ट्रिक्ट में एक आयुष का हॉस्पिटल होना चाहिए। बाद में वो आयुष हो, होम्योपैथी हो, यूनानी हो, सिद्धा हो या सोवारिकपा हो, ये जो हमारी जो पैथी है आयुष में की, इसका जो राज्य चाहे वो मांगे, वो हमने दे दिया। और बाकी राज्यों में भी मेरे ख्याल से हर एक 2-4 सालों में ये पूरे डिस्ट्रिक्ट ना एक हॉस्पिटल 50 बेड का वो कवर हो जाएगा। गोवा में हमारे 2 डिस्ट्रिक्ट है, दो डिस्ट्रिक्ट के लिए हमने 2 हॉस्पिटल सैंक्शन किए हुए, काम है उसका चालू है। और खास बात यह है कि ये 11 तारीख को जब प्राइम मिनिस्टर यहाँ आए थे, वहाँ ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा, इसका इनागुरेशन, बड़ा इंस्टीट्यूट, 3 से 4 करोड़ का इंस्टीट्यूट हमने यहाँ आज खड़ा किया, और उसका काम अभी चालू हुआ है। इसके साथ साथ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था। हम किसी को कहते हैं कि आयुष आप अपना लो, आयुर्वेदा अपना लो या होम्योपैथी अपना लो, जब भी हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, कि एक लोगों की सोच थी कि ये क्या है, तो ये जो आयुष, ये जो आयुर्वेदा है, बाकी जो पैथी है, ये ऐसी तैसी, उनका कोई रीच नहीं है इतनी बड़ी। लेकिन जब हमने इंफ्रास्ट्रक्चर बना दिया, यानी यही तो लोगों को चाहिए था, जो एलोपैथी के लेवल पर आज पूरे देश में इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है। परसों जो 3 बड़े इंस्टीट्यूट का हमने इनागुरेशन किया, एक आयुर्वेदा, ऑल इंडिया आयुर्वेदा यहाँ आयुष का, एक नोएडा में, गाजियाबाद में यूनानी का इंस्टीट्यूट, और नरेला में दिल्ली में होम्योपैथी का इंस्टीट्यूट। मैंने 2017 में मैंने शुरू किया था, गोवा का 18 में शुरू किया था, और कोविड के कारण थोड़ा लंबा चला गया, और इसका इनागुरेशन आज वो चालू है। खुद की इमारत, सब कुछ मिल गया है। कहने का मतलब ये है कि हमारी इंडियन पैथी, हमारी भारत की जो पैथी ऋषि मुनि ने जो कुछ तैयार की थी, वो आज पूरे समाज में जा रही है। और कोविड काल में जिस तरह से उन्होंने काम किया हुई है, और लोग आज डिमांड कर रहे हैं कि ये पैथी हमारे देश में आने दो, इस तरह का आज माहौल बन गया है। ये सब लोगों ने जो कुछ सहाय किया, केंद्र सरकार ने पूरे पीछे रह के ये सब काम करने का मौका मुझे दिया, इसलिए मैं भाग्यशाली समझता हूँ। और ये काम हमारी आयुर्वेदा, ये पद्धति होगी, लेकिन ये हमारी धरोहर है, ये हमारी संस्कृति है। इस संस्कृति को यदि हम अपना ले तो निश्चित तौर से भारत एक दिन मैं कहता हूं कि पूरा निरोगी बनेगा, ये पूरा विश्वास मेरा है। एक आखिरी सवाल, आप गोवा से हैं, गोवा की पहचान एक अलग तरह से रही थी जी। एक ऐसा जिसमें विदेशी बहुत आते थे, यहाँ की जो इकोनॉमी है उससे भी चलती थी, लेकिन क्या जो विजन मान लीजिए अटल जी ने देखा, आपने आयुष मंत्रालय, पर्यटन के साथ मिलकर, गोवा कुछ बदला है?
भीड़ तो काफी बड़ी है, लोग इन्वेस्ट करते हैं, लोग आते हैं यहाँ पर। गोवा को कितना बदलते देखा आपने, भारतीयता के साथ कितना जुड़ते देखा। 19 तारीख को गोवा लिबरेशन डे भी मनाते हैं जी और आज हम सागर मंथन कर रहे हैं। गोवा को आपने कितना और भारतीय होते देखा? जरूर, हमारी कोशिश, पूरी कोशिश चल रही है। और आज लोगों को जो कुछ ये भारतीयता के बारे में, हिंदुस्तान के बारे में जो कुछ आस्था थी, आज वो ताकत गोवा में भी बढ़ गई है। लोग सोचते थे कि ये जो स्टेट है ये अलग तरीके की स्टेट है, यहाँ कुछ नहीं है। जब ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार यहाँ आ गई तब को पता चला कि ये कुछ अलग है। और आज आप देखो ना, आज हम कभी, हमारी जो धर्म निरपेक्षता है, अटल जी ने कही थी, ये धर्म निरपेक्षता खाली नाम के वास्ते नहीं है। सचमुच इसका पालन और इसका इम्प्लीमेंटेशन भारतीय जनता पार्टी कर रही है। हम धर्म निरपेक्ष है, धर्म अपना घर का है, लेकिन हम सबको देश, भारत माता के हम सब एक है, इस देश के, इस भारत माता के सुपुत्र है, इसी के तरह हमें आगे जाना है। ये जो हमारी विचारधारा है आज लोग पसंद कर रहे हैं। आज भारतीय जनता पार्टी के साथ हिंदू एमएलए से भी ज्यादा हमारे क्रिश्चियन एमएलए भारतीय जनता पार्टी के साथ है। यही तो इसका द्योतक है, किस तरह से आज गोवा के लोग भारतीय जनता पार्टी और जो तत्व हमारे विचारधारा से जो अटल जी लेके आए वो आज कितने इससे मान रहे हैं, ये इसका द्योतक है। बहुत बहुत धन्यवाद श्रीपद नाइक साहब, आने के लिए, समय निकालने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।